ठंड में 5 गरीब बहू का गोबर का ससुराल। हाँ हाँ लाली, मैं जानती हूँ कि थोड़ा दूध तेरी बछिया के लिए बचाना है। थोड़ा दूध और दे दे, बाकी का तेरी बछिया के लिए बचा दूंगी। चल अब दूध दे दे, फिर तुझे पेट भरकर भूसा चोकर खिलाऊंगी। किरण बहू, ये ले दूध उबाल दे और हाँ, जो मलाई जमे उसे निकाल देना। ठीक है माँ जी। इसके बाद जमुना दूध की मलाई मात कर उसे घी बनाकर अपनी गर्भवती बहू बबीता और गहना को देती है। बबीता बहू, गहना बहू, ये लो, ये घी खा लो। माँ जी, आप इस घी को बेच दीजिए तो कुछ पैसे आ जाएंगे। वैसे भी घी कितना महंगा बिकता है। नहीं बहू, इसकी ज्यादा जरूरत तुम दोनों को है। तुम दोनों पेट से हो। एक तो इस गरीबी के चलते मैं तुम्हें 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी के सिवा कोई भी इंतजाम नहीं दे पाई, और पहला बच्चा पैदा करने में बड़ी ताकत लगती है। माँ जी ठीक कह रही हैं बबीता, तुम दोनों को 8वां महीना लग गया। ऐसे में तुम्हें अपने खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। इतने में पान चबाता हुआ रामलाल आ जाता है। क्यों नहीं जमुना, तेरे पास कर्जा देने को पैसे नहीं, मगर अपनी बहुओं को घी खिलाने को है। करमजली कहीं की। जुबान संभाल कर बात कीजिए रामलाल जी। हम गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी इज्जत नहीं। एक तो ये ससुरी मेरा कर्जा खाकर बैठी है, और इसकी ये गरीब बहू मुझसे जुबान लड़ा रही है। अरे लखन, उठाकर फेंक दे इन सास बहू को सामान के साथ। नहीं नहीं रामलाल जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें यहाँ से मत निकालिए। थोड़े दिन की मोहलत दे दीजिए। 1 महीना देता हूँ, कहीं से भी ला कर दे मेरे पैसे। माँ जी, इस आदमी का हमारे घर पर कितना कर्जा है। बहू, कुछ साल पहले तुम्हारे ससुर जी को कैंसर की बीमारी लग गई थी, इसलिए मैंने रामलाल से 10,000 रुपए कर्जा लिया था। उस 10,000 का मेरे बेटों ने कितना ब्याज भर दिया, मगर ये अभी तक हम गरीबों का खून चूस रहा है। शाम को जमुना के 5 बेटे घर आते हैं। आ गए तुम 5? भूषण, चंदन, पैसे मिले क्या? नहीं माँ, कहीं भी बिल्कुल काम धंधा नहीं। एक बिजली की फैक्ट्री है, हम 5 भाई सर्दी भर वहीं काम करेंगे। कल से जाना है। हाँ माँ, और फिर सबसे पहले उस रामलाल का कर्जा चुकता करके ये घर बचाना है। अब गुजरते वक्त के साथ कड़ाके की ठंड पड़ने लगी थी। जमुना को अपने घर के हालत ठीक होने की उम्मीद ही दिखाई दी थी कि काम करने के थोड़े ही दिन बाद उसके 5 बेटे बिजली की फैक्ट्री में आग लग जाने की वजह से मारे जाते। और फिर माँ जी, क्या हो गया माँ जी? खुद को संभाल बबीता बहू, तू माँ बनने वाली है। इतने में रामलाल आकर उनका सामान उठाकर फेंकने लगता है। चलो चलो निकलो यहाँ से। रामलाल जी, इतने निर्दयी ना बनो। मेरी 2 बहुएं पेट से हैं, बाहर बहुत ठंड पड़ रही है, मैं इन्हें कहाँ लेकर जाऊंगी? जाओ, जाकर सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांगो, तुम सास बहू। चल हट। एक ही पल में जमुना और उसकी 5 बहुएं बेघर हो जाती हैं। वह ठंड में कपकपाते हुए सड़क पर इधर से उधर भटकने लगती हैं। उनके साथ उनकी दोनों गायें भी होती हैं, जो ठंड से रंभा रही होती हैं। बबीता दीदी, ये ठंडी हवाएं तो हड्डियों में चुभ रही हैं। उफ, माँ जी, मुझसे अब और नहीं चला जाएगा। माँ जी, हमें जल्दी से जल्दी रहने की कोई जगह ढूंढनी होगी, वरना हम सभी इस ठंड में बच नहीं पाएंगे। ठंड के मारे जानकी की 5 बेघर बहुओं का हाल बुरा था कि अचानक 5-6 बजते ही घनी धुंध छा जाती है और बर्फ गिरने लगती है। हर पल की बढ़ती ठंड से तिल तिल करके सभी की हिम्मत टूट रही थी। ऊपर वाले, तू निर्दयी है, तू हम जैसे गरीबों की नहीं सुनता। मेरे घर की इज्जत, मेरे घर की लक्ष्मी आज बेघर होकर इस ठंड में दर दर भटक रही है, और तू चुपचाप देख रहा है। पहले तूने मुझसे मेरा पति छीना और फिर मेरी औलाद, अब तूने छत भी छीन ली है। तभी अचानक से दोनों गाय गोबर कर देती हैं, जिसे देखकर किरण कहती है, माँ जी, गरीबी और हालत ने भले ही हम सभी को बेघर कर दिया, मगर अब हम अपना घर खुद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे हम अपना घर? छोटी बहू, इस वक्त हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं, तो घर के लिए ईंट, सीमेंट ये सब कहाँ से खरीद कर लेंगे?
माँ जी, ईंट सीमेंट के बिना भी हम घर बना सकते हैं। हम सभी फूस बांस से घर बनाएंगे। जैसे तैसे आज की रात काटनी होगी। सारी रात ठंड से कांपते हुए सुबह हो जाती है, जिसके बाद जमुना की पांचों बहुएं इधर से उधर फूस बांस की लकड़ी इकट्ठा करती हैं। बबीता बहू, गहना बहू, तुम दोनों का भार उठाना ठीक नहीं। कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए। कुछ नहीं होगा। हमारे होने वाले बच्चों को माँ जी इस ठंड के कहर में बेघर होने से ज्यादा बड़ा कोई बोझ नहीं माँ जी। दिन भर की मेहनत से वो सभी फूस का घर खड़ा कर लेती हैं, मगर आधी रात सोते वक्त तेज बर्फीली आंधी चलती है। चारों तरफ बर्फ गिरने लगती है, जिससे उनकी झोपड़ी से जगह जगह की फूस उड़ जाती है। उफ, इस फूस के घर में जरा भी ठंड नहीं रुक रही। लगता है बाहर बर्फ गिर रही है, इसीलिए इतनी ठंड बढ़ गई है। बबीता दीदी, बस आज भर की रात कैसे भी काटनी होगी, फिर कल इसका भी इंतजाम हो जाएगा। थोड़ी देर में सुबह हो जाती है। हे भगवान, रातों रात कितनी ठंड बढ़ गई है। सूरज ने भी आज मुंह नहीं दिखाया। बहू बता, क्या करना है हमें? माँ जी, आपको याद है पहले के जमाने में गरीब लोग गर्मियों में घर को ठंडा रखने के लिए पीली मिट्टी से घर की दीवारें लीपते थे और सर्दियों में दीवारों पर गोबर का घोल चढ़ाते थे ताकि घर में गर्माहट बनी रहे। तो बस हमें भी सर्दियों से बचने के लिए इस गोबर के घोल को लगाना है। मगर किरण, इतने से गोबर से बात नहीं बनेगी। चंदा, किरण, हम लोग जिस सड़क से आए थे वहाँ पर जगह जगह बहुत सारा गोबर था। हम उसे इकट्ठा करके अपने घर को गोबर घर बना सकते हैं। बेचारी बूढ़ी जमुना और उसकी पांचों बहू ठंड में कांपते हुए सड़क से गोबर उठाकर इकट्ठा करते हैं और फिर उसका घोल बनाकर दीवार को मजबूत करके गोबर घर बनाती हैं। तभी खूब बर्फ गिरने लगती है और बबीता को दर्द उठता है। माँ जी, मुझे दर्द हो रहा है। लगता है बहू को पूरा महीना हो गया। आशा बहू, तू अंदर आ मेरे साथ। जल्दी से गर्म पानी कर गहना बहू। बाहर इतनी जोरों से बर्फ गिर रही है, तेरा बाहर रहना ठीक नहीं। माँ जी, आप बबीता दीदी को देखिए, मैं ठीक हूँ इस ठंड के कहर से बचने के लिए। आज किसी भी कीमत पर हमें अपना ये गोबर का घर बनाकर तैयार करना होगा। जहाँ एक ओर गरीब जमुना की तीनों बहुएं बाहर ठंड का कहर झेलते हुए अपना गोबर घर मजबूत करती हैं, वहीं अंदर बबीता गरीबी और ठंड से लड़ते हुए एक बच्चे को जन्म देती है। थोड़ी देर में उनका गोबर घर बनकर तैयार हो जाता है। उस रात जमुना और उसकी बहुएं सुकून से सोती हैं। धन्यवाद ऊपर वाले, हम गरीबों के सर पर ये गोबर घर की छत लौटाने के लिए। फिर अगले दिन जब वह सोकर उठती हैं तो सड़क बनते देखती हैं। माँ जी, देखिए ना, यहाँ सड़क बन रहा है। क्यों ना हम भी काम मांग कर देखें? हाँ बहू, सर छुपाने के लिए गोबर घर तो बन गया, मगर घर भी खाने को थोड़ी देती है। 2 वक्त की रोटी के लिए हमें मेहनत तो करनी ही होगी। फिर जमुना अपनी तीनों बहुओं के साथ चल पड़ती है और सड़क बनाने वाली जगह पर जाकर काम मांगती है। जरा सुनिए भाई साहब, हमें काम की बड़ी जरूरत है। क्या हमें यहाँ पर कोई काम मिलेगा? हम सड़क भी बना लेंगी। हाँ, क्यों नहीं बहन। वैसे भी सरकार सर्दियों में ये सड़क वगैरह बनवाने का काम इसलिए तो करती है ताकि बहुत से गरीबों को रोजगार मिले और इस ठंड के कहर में कोई भूखा न मरे। आप लोगों को सड़क बनाने के काम में 200 की दिहाड़ी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। उसी वक्त से वह पूरी मेहनत से काम करने लगती हैं और दिन भर के बाद शाम को उन्हें दिहाड़ी मिलती है। तब जाकर कहीं कई दिनों बाद उस गरीब सास बहू के घर का चूल्हा जलता है। मगर आज भी कई ऐसे गरीब ठंड से सड़कों पर बिना खाने और कंबल के तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। ऐसे लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि आपकी की गई एक मदद से किसी गरीब की जान बच सकती है। योगेश बेटा, ये देख, मैंने तेरे लिए अपने हाथों से स्वेटर बुना है। ओफो माँ, आज के जमाने में ये ऊन का बुना स्वेटर कोई नहीं पहनता। हर बाजार में मॉडर्न जैकेट और फैशनेबल स्वेटर चल रहे हैं। खरीदना है तो वो खरीद कर दीजिए। अपने बेटे को यूं बड़बड़ाता देखकर गंगा का मन टूट जाता है और वो उदास होकर कहती है, पर बेटा, मैंने बड़े मन से ये स्वेटर बुना था। योगेश बेटा, अपनी माँ का मन रखने के लिए एक बार ही तो पहन लेता। अब आप भी माँ के सुर में सुर मिलाने लग गए। बाबूजी, ये स्वेटर कितना गवारों वाला है, मैं इसे नहीं पहनने वाला। मैं जा रहा हूँ।
रामू और गंगा की इकलौती संतान है योगेश। रामू बुढ़ापे में भी दिन भर रिक्शा खींचता है, वहीं गंगा घर में सर्दी में स्वेटर बुनने का काम करती है। वो दोनों योगेश को खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे, मगर योगेश अपने गरीब भोले भाले माँ बाप से हर महीने फीस के नाम पर पैसे ठगता है। बाबूजी, वो मेरी फीस लग गई है, पूरे 10,000 रुपए। हाँ ठीक है बेटा, तू मुझे 1-2 दिन दे दे, अभी 10,000 पूरे नहीं है मेरे पास। अजय थोड़े पैसे मैंने जोड़ रखे हैं, ये ले योगेश, जाकर फीस भर दे। वाह बेटे योगेश, आज तो मौज हो गई। योगेश पैसे लेकर एक बड़े से रेस्टोरेंट में आता है और अपनी गर्लफ्रेंड स्वाति को बुलाता है। स्वाति एक अमीर खानदान से है, उसे रुपए पैसे की जरा भी कमी नहीं थी। योगेश, इट्स बिन 2 years, 2 साल हो गए हमारे रिश्ते को, मैं और इंतजार नहीं कर सकती, लेट्स गेट मैरिड। योगेश स्वाति को खुश करने के लिए अपने गरीब माँ बाप की मेहनत की कमाई को लुटा देता है। उसे क्या पता था कि गरीब माँ बाप ने किस तरह से पेट काट कर वो पैसे जोड़े थे। योगेश स्वाति से शादी करके उसे घर ले आता है। स्वाति बहुत सारा दहेज साथ लेकर आती है। मैं स्वाति है मेरी पत्नी और इस घर की बहू। ये सुनकर रामू और गंगा को बड़ा धक्का लगता है, मगर गंगा अपने बेटे को खुश देखकर स्वाति को बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। आओ बहू, हमारे इस छोटे से घर संसार में तुम्हारा स्वागत है। योगेश, मैं बहुत थक गई हूँ, चले अंदर। इसलिए कि स्वाति अमीर घर से थी, उसके अंदर घमंड भरा था और अपनी सास को गरीब देखकर वो उसका आशीर्वाद तक नहीं लेती। गंगा, बहू ने तुम्हारे पैर भी नहीं छुए, तुम सास हो उसकी। अजी जाने दीजिए ना, अब जैसे भी सही, भगवान की दया से हमारे योगेश का घर बस गया। अब हम बूढ़े बूढ़ियों को भी 2 वक्त की रोटी तो बनी बनाई मिलेगी। बहू को लेकर गंगा के मन में बहुत से अरमान थे। अगले दिन से कड़ाके की सर्दियां पड़ने लगती हैं। तभी स्वाति बाल्टी भरकर ठंडा पानी अपनी बूढ़ी सास पर डाल देती है। ठंड से गंगा की रूह सिहर जाती है। क्यों सासू जी, हो गई सुबह? चल अब जल्दी से मेरे और योगेश के लिए चाय पकौड़े बना कर ला। बहू, ये घर मेरा है और तुम इस घर की बहू हो, ये जिम्मेदारियां तुम्हारी है। देखो तो ससुर जी को कितना दर्द हो रहा है। सासू जी, आपने तो ससुर जी को अपना दुम छल्ला बना रखा है। लगता है अभी तक घर में आपकी चलती थी, मगर अब मैं आ गई हूँ ना, इस घर में मेरी चलेगी और यहाँ तुम दोनों बूढ़े बूढ़ियों को मुफ्त की रोटी तोड़ने को नहीं मिलेगी। चलो ससुर जी, रिक्शा उठाओ और कमाने जाओ। और तू बुढ़िया, जल्दी से बर्तन मांजकर चाय पकौड़े बना। गंगा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। वो एक टक अपने बेटे को देखकर बोलती है, योगेश बेटा, तू देख रहा है ना तेरी बीवी क्या कर रही है। माँ स्वाति एकदम ठीक कर रही है। योगेश, अपनी माँ के दूध का ये कर्ज चुका रहा है तू, जिसने तुझे जन्म दिया, 9 महीने अपनी कोख में ढोया और जन्म दिया। अपने बेटे के बदले बर्ताव से एक माँ की ममता उस रोज फिर से तार तार हो गई थी। तू चिंता मत कर गंगा, अभी मेरे बूढ़े हड्डियों में इतनी जान बाकी है कि मैं तुझे कमा कर खिला सकूं। ये कहकर रामू रिक्शा खींचता कड़ाके की सर्दी में सड़क पर निकल जाता है। वो कभी अपना रिक्शा खींचता तो कभी आंसू पोंछता। जिस औलाद की जिंदगी बनाने में मैंने और गंगा ने अपनी जिंदगी लगा दी, वो नकारा हो गया। कितना आस लगाया था कि वो बुढ़ापे में हम दोनों को देखेगा, हमारा सहारा बनेगा, मगर मैं भूल गया था कलयुग में श्रवण जैसी औलाद नहीं होती जो बूढ़े माँ बाप का बोझ ढोए। दिन भर के बाद भी सर्दी में रामू को एक भी भाड़ा नहीं मिलता। शाम के 5-6 बजते ही पूरी सड़क पर धुंध छा जाती है कि तभी एक गाड़ी रामू को मार कर चली गई, जिसके चलते रामू का पैर टूट गया। वो कमाने लायक नहीं रहा, जिसका फायदा उठाकर गंगा की अमीर बहू ने उसे उसके खुद के घर में ही नौकरानी बनाकर रख दिया। उफ, कितनी सर्दी बढ़ गई है, ऊपर से ये ठंडी ठंडी हवाएं तो सीधे हड्डियों में चुभ रही है। अरे ओ सासू माँ, आप अभी बर्तन ही घिस रही है, खाना भी बनाना बाकी है। बहू, पानी एकदम बर्फ जितना ठंडा है, बर्तन मांजने में हाथ जमने को हो रहे हैं। तुम्हारे पास पानी गर्म करने की रॉड मशीन है ना, उसे 1 बाल्टी पानी गर्म कर लो। सासू माँ,
आपने अपनी औकात एक पैसे की भी नहीं है। वो रॉड मशीन मैं अपने दहेज में लेकर आई हूँ, अपने लिए, आपकी सुविधा के लिए नहीं। एक तो ससुर जी खटिए पर पड़ गए हैं और मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। इस तरह से स्वाति कड़ाके की सर्दी में भी गरीब बूढ़ी सास पर जरा भी तरस नहीं खाती है, बल्कि उस पर अत्याचार करती रहती है। ठंडे पानी से बर्तन मंजवाती है और जब भी सर्दी में आंगन में बर्फ गिरती है तो जानबूझकर वहीं बिठाकर उसे चूल्हे पर खाना बनवाती है और खुद सारा दिन कमरे में हीटर के आगे पड़ी रहती है। रामू से ये सब देखा नहीं गया और एक दिन, बस करो बहू, ऊपर वाला सब देख रहा है। मेरी बूढ़ी पत्नी पर तुम जो इतना अत्याचार ढा रही हो, तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। इस पर गुस्से में तमतमा कर बहू कड़ाके की सर्दी में दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। बहू, सर्दी के कहर में तू हमें घर से मत निकाल। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी आसरा नहीं। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, हमें बेघर मत कर। चल हट बुढ़िया। गंगा, तुम्हें मेरी सौगंध है, मत गिड़गिड़ाना। विधाता ने जो लिखा होगा वही होगा। अगर हमारे भाग्य में जीना लिखा होगा तो इस सर्दी के कहर में भी मालिक बचाएगा हमें। बेघर होकर गंगा का दिल रो पड़ता है। वो कभी सर्दी को देखती तो कभी खटिए पर पड़े बीमार लाचार रामू को। मगर वो कहते हैं ना कि माँ बाप के दिल से गिरे आंसू औलाद पर पड़ती है। इधर अपने सास ससुर को घर से निकाल कर स्वाति पार्टी करती है और खुशियां मनाती है। वही रात होने पर ठंडी हवा के साथ साथ बर्फ गिरने लगती है। जैसे तैसे गंगा रामू के लिए रेलवे स्टेशन पर आती है, जहां उसे पटरी पर लगा एक बहुत ही पुराना बोगी दिखाई देता है, जो कि अब उनका घर बन चुका था। बेटे और बहू के हाथों बेघर होने को गंगा अपनी किस्मत का लेखा मानकर रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई करने लगती है और साथ ही मुसाफिरों का बोझा भी ढोती है। वहीं दूसरी ओर योगेश दिवालिया हो जाता है। मल्होत्रा साहब, मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैंने कोई भी घपलेबाजी नहीं की है। एक तो तुमने इतनी बड़ी कंपनी से धोखेबाजी की है और तुम चाहते हो कि मैं दोबारा तुम पर भरोसा करूं। जो औलाद अपनी माँ बाप की नहीं हुई वो किसी और की क्या खाक होगी। मल्होत्रा जी, मैं तो कहता हूं इस मक्कार को 1 रुपए मत देना। अब योगेश ने हाल फिलहाल में ही अपने पिता के उस घर पर लोन लेकर मल्होत्रा के साथ मिलकर स्टील की फैक्ट्री डाली थी। असल में सारी की गई घपलेबाजी रणजीत की थी, जिसके चलते बैंक वालों ने उनसे घर भी छीन लिया और वो सड़क पर आ गए। वहीं गंगा ने अपनी मेहनत से पैसे जोड़ जोड़ कर एक किराए का मकान ले लिया था। योगेश खुद में घुटता हुआ सड़क पर फूट फूट कर रो रहा होता है। मैंने पाप किया है, अपने माँ बाप को ठुकराया है, इसलिए हम खुद भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ये मेरी तबाही नहीं है, बल्कि मेरे माँ बाप की गिरे हुए आंसू हैं और माँ बाप की बद्दुआ से कोई नहीं बच पाया है। योगेश हर जगह अपने माँ बाप को ढूंढता है। सर्दी का कहर स्वाति के लिए जान पर बन रहा था। उसका शरीर इतना ठंड झेल नहीं पाया और वो गिरकर बेहोश हो गई। तभी रेलवे स्टेशन से घर लौट रही गंगा उन्हें देख लेती है। योगेश, बहू, तुम दोनों यहाँ? गंगा उन दोनों को घर ले आती है। योगेश उसे सारी बात बताता है। स्वाति अपने किए पर पछताते हुए अपने सास के पैरों में गिर जाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। सीता जी ने तो बहू होकर अपनी सास का दिया बनवास काटा था, मगर मैंने बहू होकर भी आपसे आपका घर बार बेटा भी छीन लिया। आपने अपना बेटा मुझसे बांटा था, उसके बदले मुझे आपकी सेवा करने की बजाय आपको सर्दी के कहर में बेघर कर दिया। बस बहू, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तुझे अपनी गलतियों का एहसास है, यही बहुत है। उस दिन के बाद से स्वाति एक अच्छी बहू बनकर अपने सास ससुर को माँ बाप जितना आदर मान देती है और इस तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।